मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 26 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। कल हम 25 के दोनों शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग एक दिन में दो शिफ्ट को निपटाते चलेंगे, ठीक है, ताकि फटाफट हो जाए हमारा। तो अभी आप लोगों को पता है हम लोग 4th पार्ट को कर रहे हैं, शिशु की प्रारंभिक देखभाल का, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम भैया जी आ जाते हैं हम लोग 4th पार्ट पे, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, ये आ गया हमारा 4th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है? बाल कल्याण, बच्चों के कल्याण की योजना है। राष्ट्रीय बाल बोर्ड, बिल्कुल हाँ, ये तो करेगा ही बाल कल्याण का काम। समन्वित बाल विकास सेवा योजना, बिल्कुल ये भी करेगा। राष्ट्रीय बाल नीति, ये भी करेगी। तो उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, शिशु के जीवन क्षमता के किस माह में आती है? जीवन क्षमता किस माह में आती है? बिल्कुल सी साधारण भाषा में आपको बताऊं, जीवन क्षमता मतलब भैया जी बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार है, वह बाहर के वातावरण में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो नॉर्मली जो जीवन क्षमता है वो 7वें मंथ में आ जाती है। अगर बच्चा 7वें मंथ में जन्म लेता है तो कह सकते हैं कि बच्चा 85 से 90% चांसेस है कि बच्चा जीवित ही रहेगा, ठीक है। फिर भी उसको NICU में रखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नियोनेटल इंटेंसिव यूनिट, आप चाहे तो इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं NICU, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 7वें महीने में उसकी जीवन क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेत्रहीन, गूंगे, बहरे किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, शारीरिक विकलांगता है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता को 4 भागों में बांटते हैं। एक गामक विकलांगता, मतलब उसको चलने में प्रॉब्लम है। दृष्टि बाधित, मतलब वो देख नहीं पाता है। मूक बाधित, मतलब वो गूंगा है। और श्रवण बाधित, दैट इज वह बहरा है, वह सुन नहीं पाता है, ठीक है, समझ में आ गया। मानसिक विकलांगता, मतलब उसको कुछ समझने करने में मानसिक मंदता जिसको होती है, उसमें भी 3 प्रकार के बच्चे आते हैं, ठीक है। एक जो होते हैं वो साधारण मतलब मध्यम मानसिक विकलांग बोल सकते हैं, जिनको हम साधारण क्लास में पढ़ा सकते हैं। दूसरे जो बच्चे होते हैं प्रशिक्षण योग्य मानसिक विकलांग होते हैं, मतलब उसको हम ये सिखा सकते हैं कि कपड़े कैसे पहनना है, खाना कैसे खाना है, वह साधारण बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। उसका दिमाग एक 7 से 8 साल के बच्चे जिसका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो 60 से 8 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5 साल तक का बच्चा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम आता है वो अत्यंत मानसिक विकलांग होता है। वो पूर्णतः अपने जो अभिभावक या पेरेंट जो भी उसको संभालता है उसके मतलब निर्भर रहते हैं, उस पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, ठीक है। सामाजिक विकलांगता से आशय ये होता है कि बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है या फिर राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, तो ये सब सामाजिक विकलांगता, या फिर बाल अपराध में लिप्त है, ठीक है, ये सब क्या है, सामाजिक विकलांगता कहलाती है। भावनात्मक विकलांगता मतलब अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता जब वो, तो उसे हम भावनात्मक विकलांग व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4th वन, ये सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या है? सामाजिकरण दैट इज द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब आप एक समाज में रह रहे हो, ठीक है, तो आपका सामाजिकरण के क्या क्या तत्व होना चाहिए? तो पर्याप्त अवसर, बिल्कुल सही। प्रेरणा होना चाहिए, प्रयास और भूल भी, मतलब जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक भूल कैसे होगी, और भूल नहीं होगी तब तक उसको सुधारोगे कैसे और सीखोगे कैसे, बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ें, ठीक है। उपरोक्त सभी आंसर है उसका। बच्चों के शैक्षिक प्रावधान है, तो देखिए बच्चों के शैक्षिक प्रावधान बिल्कुल है ना, ऑप्शन मत देखो, प्रशासनिक स्तर पर रखे जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले ये रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रशासनिक स्तर पर बच्चों के शैक्षिक प्रावधान को रखा गया है, ठीक है। बच्चों के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग नीतियाँ बनाई गई हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करूँ तो 1968 में बनी थी पहली, फिर 1986 में बनी है, ठीक है, अभी 2020 की बनी है तीसरी, ठीक है। 1986 की जो नीति है वो 1992 में क्या हुई है, संशोधित हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो शैक्षिक प्रावधान है वो प्रशासनिक स्तर पर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। आपका शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, जो इसका परिणाम मानव विकास संसाधन मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पूर्व प्राथमिक मतलब जब आप प्ले की बात करते हो तो प्ले का क्या है, सीखने के प्रति रुचि लाना, बिल्कुल सही। सौंदर्य बोध का विकास, 2 सही, मतलब उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है। बचपन से पढ़ रहे हैं, थर्ड सेकेंड क्लास से पढ़ रहे हैं कि परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण, ठीक है, तो चारों तरफ, ठीक है। मुखौटा, मुखौटा कैसे आ गया पर्यावरण का। अच्छा, मुखौटा से एक शब्द याद आया है मुझे, परसोना। परसोना जो है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। परसोना का संबंध किससे है, पर्सनालिटी से है, किससे, पर्सनालिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं। श्रवण दोष के क्या कारण हो सकते हैं। जन्मजात कारण, आनुवंशिक कारण, दैहिक कारण, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि आंसर आपको क्या दिया है, दैहिक कारण दिया हुआ है, बट इसके सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैंने बुक्स में देखा है, ठाकुर पब्लिकेशन में भी सभी कारण है, राधा पब्लिकेशन में भी सभी कारण है, बाकी इसमें इन्होंने दैहिक कारण दिया है। इसका ये हो सकता है कि जन्म से नहीं समझ में आता है कि बच्चे को किसी प्रकार का श्रवण दोष है ना, श्रवण दोष नहीं समझ में आता जन्म से है या नहीं। अनुवांशिक कारक भी हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि वह नहीं समझ में आता है एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग का घर शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम जा रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी वीडियोस में अपलोड कर दूँ, ठीक है। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो अच्छा मैं बता चुकी थी, थोड़ा सा आवाज़ कम हुआ है तो अब मैंने वापस स्टार्ट कर दिया वीडियो, ठीक है। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत तो ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। सूझ का सिद्धांत कोहलर, हल से याद किया था, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत, और कॉलबर्ग आता है तो किसका नाम आएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, बंडूरा ने, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है वो सीखने के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, समान प्रतिमान, परस्पर संबंध, विभिन्नता, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ क्या करता है। यूनिसेफ शिशु पोषण के संबंध में, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, 1946 में हुई है, ठीक है, सबको बताइए। उसके बाद शिशु पोषण करता है, शिशु स्वास्थ्य करता है, शिशु शिक्षा करता है, तो उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। उपरोक्त सभी हो गई। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक, तो हड्डी और दांत के लिए क्या है, कैल्शियम, क्या है भैया जी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या है, अनाथ के लिए पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिना आपको नहीं भी पता हो ना, अपने स्वाभाविक कॉमन सेंस से आप उसको लगा सकते हो। अनाथालय खालिस्तान सेवाएं होती है, संस्थागत असंस्थागत, संस्थागत असंस्थागत दोनों ही होती हैं, ठीक है। कोई बिजनेसमैन भी चला सकता है अनाथालय और सरकारी भी चला सकते हैं, ठीक है। पर जो संस्थागत नहीं है उसको कुछ नियमों का पालन करना होता है। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं, समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा, विशिष्ट बालक इसकी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक सामान्य बालक होता है, ठीक है, एक सामान्य बालक होता है, एक उससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट होता है जिसका IQ 140 से ऊपर होगा, सामान्य का 90 से 110 होगा, और उससे जो नीचे होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर बालक है, ठीक। तो ये दोनों ही बालक, कौन से, ये बालक और ये बालक जो सामान्य नहीं है, दोनों ही विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालकों में क्या पूछा है, सबसे पहले एकीकृत शिक्षा का प्रावधान किया था, एकीकृत शिक्षा, ठीक है, किसका किया था, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का मतलब होता है उनके लिए एक अलग से एक विद्यालय खोला जाना। एकीकृत शिक्षा को 1974 में शुरू किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, कोई दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित है, वह देख नहीं सकता है, नहीं देख सकता है, तो उसके लिए एकीकृत विद्यालय खोला है जिसमें ब्रेल लिपि वगैरह या उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं उसको रखा गया है, ठीक है। तो उनके लिए विशेष विद्यालय होते थे एकीकृत में, जो कि कब स्टार्ट हुई, 1974 में। उसके बाद स्टार्ट करी हमने समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा का मतलब ये था तो कुछ विद्यालयों में उसके उपकरण रखे जाते थे, ठीक है, एक दो विद्यार्थी वहाँ पर रह सकते थे, कहाँ पे, समेकित शिक्षा में। लेकिन समेकित शिक्षा में एक विशेष शिक्षक नहीं होता था कि उसको पूरा समझ में आ जाए, मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ा लें जो विशेष है, जैसे मान लो कुछ अंधा है, कोई दृष्टिबाधित है, कोई मूक बाधित है, तो उसके लिए विशेष शिक्षक समेकित शिक्षा में
नहीं होते थे, गिनती के ऐसा था कि सामान्य के साथ वो पढ़ सकते। अभी फ़िलहाल आया है हमारा कौन सा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा हालांकि 2009 की मतलब 2009 से इसको ले आए थे, लेकिन NEP जो 2020 है उसमें समावेशी शिक्षा की बात करिए। और समावेशी शिक्षा ये बोलती है बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो अधिक बुद्धिमान हो, चाहे वह किसी भी रूप से पिछड़ा हुआ हो, किसी भी रूप से पिछड़ा हो, चाहे वह बच्चा सामान्य हो, सभी पढ़ेंगे एक ही साथ, सभी पढ़ेंगे एक ही साथ। तो ये होती है समावेशी शिक्षा कि किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी एक साथ पढ़ेंगे। और इसी समावेशी शिक्षा के लिए अभी फ़िलहाल जो विशेष शिक्षक होते हैं उनको भी उनकी भी भर्ती की जा रही है ना। विशेष शिक्षकों की भी गवर्नमेंट विद्यालयों में भर्ती हो रही है जो इन बच्चों का विशेष ध्यान रख सके। ठीक है, समेकित शिक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया? देखिए, समेकित शिक्षा योजना को कब प्रारंभ किया हमने? 1981 में। कब किया है? 1981 में। हालांकि मैंने इसको थोड़ा बहुत देखा था, अभी जो मैंने आपको बताया समेकित शिक्षा के बारे में, है ना, तो वो 1987 में समेकित शिक्षा आई थी। ठीक है, अब इसमें ना 81 ऑप्शन है, बिल्कुल सही माना है। आप एक बार गूगल पे करके देख लीजिए, 1987 ही मुझे मिला था। बाकी आप ये भी ध्यान रखिए कि 1987 नहीं आया तो 1981 आपको ऑप्शन लगाना है, समेकित शिक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? टाइफाइड बिल्कुल है, खांसी बुखार, तो एड्स एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं फैल रही है वो, ठीक है, हवा में नहीं फैल रही है एड्स। ठीक है, एड्स अफेक्टेड पर्सन हैव स्टेजेस। ठीक है, तो एड्स के अफेक्टेड पर्सन की कितनी स्टेजेस होती है? तो मेनली इसमें कितनी होती है? 4 स्टेजेस होती है। किसकी? एड्स की। ठीक है, प्रारंभिक अगर स्टेज की हम बात करें, जो प्राइमरी स्टेज होती है, प्रारंभिक स्टेज जो होती है वो 2 से 4 सप्ताह के मध्य की होती है। ठीक है, उसके बाद 8 से 10 वर्ष की एक स्टेज आती है, वो लक्षण रहित स्टेज होती है। लक्षण रहित समझ में आ रहा हो? पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वालों को एड्स है। 8 से 10 साल की स्टेज वो हो सकती है। उसके बाद स्टेज आती है लक्षण सहित वाली स्टेज। उसके बाद लक्षण सहित भी कैसे लक्षण दिखेंगे आपको? वो व्यक्ति को बीमारियां होने लगती है, बीमारियां घेरने लगती है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत लो हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर अंतिम स्टेज आती है ना। और अंतिम स्टेज का पता लगता है तो ज़्यादा समय तक वो जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि भैया ऐसा क्यों, एड्स में कैसे क्यों नहीं पता चल रहा है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसका जो वायरस होता है ना, वो हमारे DNA का कॉपी, मतलब DNA जैसा वायरस होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे बॉडी का DNA है, ठीक है, और ये जो वायरस है, ये वायरस है ना हमारे DNA को कॉपी कर लेता है। अब हमारे DNA को कॉपी करा मतलब इसका कलर कैसा कर लिया इसने भी इसका कलर कैसा कर लिया? रेड कर लिया। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना। इसने भी अपना कॉपी कर लिया। अब ये कोई ब्लैक कलर का होता था इसको पहचान जाता, पर अब ये कौन है? अब ये तो ये है। अब इतने सारे DNA हैं, उसमें ये DNA हमारा DNA नहीं है, कैसे पता चलेगा? फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये रेप्लिकेट होने लगता है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशंस होते हैं इसके ढेर सारे, वो पूरे रक्त में फैल जाता है और धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो ऐसे होता है एड्स। ठीक है, सीखने के पठार के कारण, सीखने के पठार, अच्छा, लर्निंग प्लेट्यू। लर्निंग प्लेट्यू, प्लेट मतलब क्या होता है समझते हो? ये है पठार, ये पठार होता है, ये ऐसा, ठीक है, मैदान बना दिया, ये होता है पठार। ठीक है, मतलब आप सीख रहे थे और एकदम से आपकी गति बिल्कुल धीमी हो गई, मंद गति। ठीक है, बिल्कुल मंद गति चल रही है, तो ये होता है सीखने का पठार। तो सीखने का पठार क्यों होता है? दूषित वातावरण के कारण, बुद्धिलब्धि कम के कारण, ध्यान न लगाने के कारण। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, कि हमारी सीखने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? ठीक है, तो विश्लेषण, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, फिर उसका सिंथेसिस करना, उसका संश्लेषण करना, ये भाषा वाचन का से संबंधित है। ठीक है, श्रवण हो नहीं सकता, व्यवसायिक भी नहीं होगा, ठीक है, और ये वाणी भी नहीं होगा। कौन सा है? भाषा वाचन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इसको चेंज कर लो। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? जन्म के पश्चात ताप पर नियंत्रण करता है, बिल्कुल। रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करता है, पाचन क्रिया, उपयोग, सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो पूर्व टोली मतलब देखो, टोली आयु अपनी बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की। ठीक है,
उसके बाद पूर्व टोली की बात करें तो हम 3 से 6 वर्ष को हम पूर्व टोली बोल सकते हैं। बच्चा ढूंढता है अपने दोस्तों को कि मैं इसके साथ खेलूँ, इसके साथ खेलूँ, मतलब पर्टिकुलर नहीं रहता है उसका कुछ, पर हाँ पूर्व टोली हम इसको बोल सकते हैं। 3 से 6 वर्ष का बच्चा क्या होता है, पूर्व टोली का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 से 6 एज के चाइल्ड को, वाह, तो इसको पूर्व टोली कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या होती है, पूर्व टोली होती है हमारी। लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। पूर्व टोली होती है हमारे 3 से 6 वर्ष की। मित्र टोली हमारे फ्रेंड्स बन जाता है, हमारा फ्रेंड सर्कल बनता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये मेरा दोस्त है। उसके बाद समूह आयु बनती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंड हो, बट हाँ आप साथ में रहते हो, बैठते हो, खाते हो, तो ये 12 से 18 वर्ष की उम्र में हमारा समूह टोली बन जाती है। उसमें से कुछ हमारे मित्र हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है तो फिलोपियन नलिका पर। फिलोपियन ट्यूब तो हो ही गई नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो निषेचन हो रहा है, उसका क्या जीवन निर्भर कर रहा है उस पर। ठीक है, अपरा पर, प्लेसेंटा पर होता है। अब इसमें से उपरोक्त सभी भी कट गया क्योंकि पहला कट गया, तो अपरा प्लेसेंटा इज दी करेक्ट आंसर। फिलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। फिलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब जो स्पर्म होता है और जो अंडाणु होता है वो दोनों का जो मिलाप होता है, मिलन होता है, यहीं पर फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, वो जो इन्वर्टेड टेज होती है जो आपने देखा होगा, ये महिला का अगर बात करें तो यहाँ से हमारा एग निकलता है और यहाँ से स्पर्म आता है। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, और इनका यहाँ पे इस एरिया में, इस एरिया को हम बोलते हैं, क्यों नहीं चल रहा ये एरिया जो होता है ये होता है फिलोपियन ट्यूब, यहीं पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि बालिका का भार जो होता है बालक से कम होता है। लेकिन अगर जब हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी जो है वो बालिकाओं में पहले आती है, बालकों में कम आती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि 9th-10th में अधिकतर बालिकाएं बालकों से ऊंची हो जाती है, थोड़ी हेल्दी हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी सेकेंडरी जो होती है वो शो होने लगता है, मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उनके जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है वो शो होने लगते हैं, उनकी हेल्थ हाइट में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी है? पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों ही भाषा की अवस्था है, दोषपूर्ण भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिकरण है ना, आप सामाजिकरण में आपका सोशलाइजेशन होता है, आप समाज की चीज़ों को आत्मसात कर रहे हो। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना, उपरोक्त सभी जाएगा फिर तो। सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिपक्वता तथा सीखना, मैच्योरिटी और सीखना दोनों उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या है? संज्ञानात्मक, हाँ हो सकता है। संवेगात्मक में परिपक्वता हम नहीं बोल सकते। सीखने की बात हो रही तो सीखना, अधिगम करना नॉर्मली संज्ञानात्मक, मतलब किसी चीज़ का संज्ञान होना, किसी चीज़ का ज्ञान होना। ठीक है, संवेग नहीं होगा, सृजन भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक इज दी करेक्ट आंसर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है भैया जी? जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है 2 से 6 साल को क्या बोलते हैं हम? तो पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 को हम कितना बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था किसको बोलेंगे? 6 से 12 वर्ष का। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है NIPCDD का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो संस्था है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, ऑटोनॉमस संस्था है। जैसे आपका होलकर कॉलेज हो गया ना, होलकर कॉलेज भी ऑटोनॉमस है। इनके खुद की नियम नीति होती है, लेकिन हाँ कुछ वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट इनका जैसे ऑटोनॉमस समझ में आ रहा है ना आपको, उनका खुद का बनाते हैं। जैसे होलकर कॉलेज की बात करें, उनके एग्ज़ाम वगैरह जो होगी है ना, कॉपियाँ जो होंगी, DAVV यूनिवर्सिटी लगेगी उसमें, लेकिन वो कॉलेज जो होगा वो DAVV के एग्ज़ाम पैटर्न पे नहीं चलता है। ठीक है, तो वो ऑटोनॉमस कॉलेज कहलाते हैं। तो ये भी जो है NIPCDD ये क्या है? ऑटोनॉमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह इसी में क्वेश्चन था याला, मुझे लगा था कि किसी दूसरे पेपर में आया है। ठीक है, तो NIPCDD जो है वो क्या है? तो ये भैया जी अभी मैंने बताया ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे ऐसा लगा था कि दूसरे पेपर में उसका क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विशेष शिक्षा की विशेषता क्या है। विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, संस्थागत अध्यापक होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं, तो सभी होता है। ठीक है, विशेष शिक्षा समझ में आ रहा है ना। विशेष बच्चों के लिए जो शिक्षाएं होती हैं उसमें संसाधन अध्यापक होता है, रिसोर्स टीचर होता है। वह टीचर जैसे सामान्य टीचर नहीं है, ये रिसोर्स टीचर है। जैसे दृष्टिबाधित है तो उसको ब्रेल लिपि पढ़ते आना चाहिए, दृष्टिबाधितों को कैसे पढ़ाना है उसको आना चाहिए। ठीक है, ये संसाधन अध्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता, ज्ञान, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है परिवीक्षा गृह। तो परिवीक्षा गृह जैसे किशोर न्यायालय होता है ना, किशोर न्यायालय अधिनियम जो है 2015, इसके अंतर्गत परिवीक्षा गृह मतलब वहाँ पे बच्चा जो अपराध करता है उसको यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के बच्चों को रखा जाता है यह क्वेश्चन पूछा है। ग्रस्त बालकों, HIV को नहीं, समस्या नहीं, बाल अपराध वाले बालकों को हम परिवीक्षा गृह में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है सृजनात्मकता के विरोधी कारक क्या हो सकते हैं। कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, ये हो सकता है। अति संरक्षण हो सकता है, रुचि में कमी हो सकता है। उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक ऐसे संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से करता है। किस उम्र से करता है, तो 2 साल से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबॉर्शन किससे संबंधित है। एबॉर्शन की बात करें तो पिंडावस्था से संबंधित है, क्योंकि बीजावस्था में कम ही अबॉर्शन होता है। ठीक है, बीजावस्था आपको पता है मतलब जब भी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर निषेचन से लेकर 2 सप्ताह तक का हमारा ये होता है। पर अधिकतर जो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो 3 महीने से पहले तक के होते हैं। 3 महीने तक बोला जाता है कि थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी पिंडावस्था, और पिंडावस्था होती है 2 सप्ताह से हमारा 2 माह तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट या फिर क्या बोल सकते हैं ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है। ICDS बिल्कुल है। ICDS किस कब हुई है 1975। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। केयर का भी ध्यान रख लीजिए। केयर जो है वो देखिए, केयर जो है वो अमेरिका में 1970 में स्टार्ट किया था, लेकिन भारत के संदर्भ में केयर कुछ और है। ठीक है, केयर का मतलब होता है, लिख लीजिए आप, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड आर से क्या था रिलीफ, ई से क्या था एवरीवेयर। ठीक है, रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, एक बार फिर से बोल देती हूँ, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, तो ये लिख लेगा। यूनिसेफ का आपको मैं बता चुकी हूँ 1946 में उसकी स्थापना हुई। फैमिली प्लानिंग रिवोल्यूशन, ये तो कार्यक्रम बाल कल्याण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित। शब्द अर्थ में दोष होना, उच्चारण में दोष होना, वाक्य संरचना में दोष, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मामा चाचा ध्वनि किससे संबंधित है, तो ये होती है भैया हमारी बबलाना। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, है ना। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बोलना जब सीखते हैं तो उनकी अलग अलग बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, स्टेजेस होती है ध्वनियाँ सीखने की, भाषा सीखने की। सबसे पहली स्टेज होती है उनकी क्राइंग। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, क्राइंग। इसको बोलते हैं हम लोग क्रंदन। क्या बोलते हैं, क्रंदन। क्या बोलते हैं, क्रंदन। इसमें बच्चा सबसे पहले क्या होता है, रोता है ना, रोता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, कूइंग करता है। कूइंग थोड़ा सा इग्नोर करिए यार, बैक साइड की आवाज़ है ना। कूइंग करता है। कूइंग में क्या करता है, जैसे बच्चा आ बोलना, ऊ बोलना, ब ऐसा बोलना। ठीक है, आ ऊ आ जाएगा कूइंग में। ठीक है, बबलिंग आता है। उसके बाद बबलिंग जो मैं आपको बोल रही हूँ, मा चा बा, ये सब किस में बोलता है, बबलिंग में। ये पहला क्रंदन है, दूसरा कूइंग है, तीसरा बबलिंग है, चौथा शब्द भंडार। फिर शब्द भंडार लिख लीजिएगा आप। शब्द भंडार में वो माँ, पापा, दादा इस टाइप से बोलना सीखता है। उसके बाद वो उच्चारण करना सीखता है कि किसी चीज़ को कैसे उच्चारण करते हैं, ग को, कबूतर। ठीक है, उसके बाद फिर वो वाक्य निर्माण, लास्ट स्टेज होती है हमारी वाक्य निर्माण की। ठीक है, फिर वाक्य निर्माण करना सीखता है, मम्मा पानी दे दो, इस टाइप से जो भी उसको बोलना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है भाषा क्या है। भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति सीख के आए हो क्या तुम, नहीं। सामान्य व्यवहार, नहीं। अर्जित गुण, यस, भाषा अर्जित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले लिख लो, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई 1953 में।
ठीक है। अब इसके कार्य क्या हैं? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम है, बिल्कुल सही। पालन घर, कल्याण विस्तार, उपरोक्त सभी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेत्रहीन की शिक्षा के लिए विशेष उपकरण क्या है? ब्रेल लिपि। बता चुकी हूँ, लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था 1824 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एड्स वायरस का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। बिल्कुल सही, एड्स वायरस का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण किससे संबंधित है? रोपण प्लेसेंटा, हिंदी में पढ़ लेना भैया जी। ठीक है। रोपण किससे संबंधित है? प्लेसेंटा को रोपण बोलते हैं क्या? मुझे लगा इम्प्लांटेशन को रोपण बोलते हैं, थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे तो ये। ठीक है। तो शायद यहाँ पे इम्प्लांटेशन आएगा, उसको ही बोलते हैं रोपण। इम्प्लांट मतलब होता है जैसे जो बेबी होता है ना, जैसे मान लीजिए ये महिला का है ये, ठीक है, और यहाँ से हमारा जाइगोट बना, और जाइगोट जब यहाँ आके महिला के यूट्रस से चिपकता है ना, महिला के जो यूट्राइन वॉल है ना, उससे जब वो चिपक जाता है यहाँ पे ये हिस्सा, तो इसको बोलते हैं इम्प्लांट होना, इसको बोलते हैं रोपण बोलना। ठीक है। उसकी वॉल, यूट्राइन वॉल से अटैच होना इम्प्लांटेशन होता है। तो किससे संबंधित है? तो गर्भस्थ शिशु से संबंधित है। और जिस समय ये इम्प्लांट हो गया मतलब माता गर्भवती हो चुकी है। जैसे ही इम्प्लांट होता है फटाफट हमारा HCG हार्मोन सेक्रेट होने लगता है। HCG से ही पता लगाते हैं कि महिला गर्भवती है। ओके, सो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है 26 मिनट पे। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भैया जी कमेंट कर दिया करो, अच्छी लगती हो तो यार, मेहनत लगती है। थैंक यू।